अंकिता अपने पति मोहित और ननद उर्वशी के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे ये क्या, उर्वशी यहाँ पर छुप छुप कर सिगरेट फूंक रही है। बाप रे, पता नहीं इसका ये कब से चल रहा है। फिर अंकिता उर्वशी के पास जा ही रही होती है, लेकिन वो उतने में वहां से अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। फिर जब शाम में उर्वशी घर आती है तभी, क्या मैं और सिगरेट? बिल्कुल भी नहीं। और ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो आप? आपने जरूर किसी और लड़की को देखा होगा। मैं वो हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये फालतू का इल्जाम मुझ पर मत थोपो। चुप रहो उर्वशी, मैं कोई बूढ़ा नहीं गई हूं या मेरी आंखें कमजोर नहीं हो गई है। मैंने ना तो सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी तुम्हारी सहेलियों को भी देखा है। त्रिशा और मेघना दोनों भी वहीं पर थी। अरे तुम तो केवल 19 साल की हो और इस उम्र में सिगरेट फूंकना तुम्हें शोभा देता है क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह ये तुम क्या फालतू की हरकतें करती जा रही हो? देखिए भाभी, मेरा ना सर पहले से ही फटा जा रहा है, इसीलिए आप मेरे साथ अभी बहस मत करो और मैं आपका कुछ भी सुनकर नहीं लेने वाली। अरे मुझे भी तुम्हें खामखा नहीं सुनाना है। तुमने गलती की है, इसीलिए तुम्हें सुना रही हूं। आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी बताऊंगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। क्या? उतने में वहां पर मोहित आ जाता है, जिसे देखकर उर्वशी फौरन नौटंकी शुरू कर देती है। देखो ना भैया, भाभी मुझे कितना चिल्ला रही है। अरे मैंने तो बस इतना ही कहा कि मुझे चाय और पराठे बनाकर दे दो, लेकिन उस पर इन्होंने मुझे कितना बुरा भला बोला और ये भी कहा कि आने दे तेरे भैया को, उन्हें तेरे बारे में झूठी झूठी खबर देकर खूब भड़काऊंगी और तुम दोनों भाई बहन के बीच झगड़े लगाऊंगी। क्या? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं मोहित, उर्वशी सरासर झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अरे सच्चाई तो ये है कि ये तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। फिर अंकिता मोहित को उर्वशी के बारे में सब बताती है। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया है, ये बस आपके और मेरे बीच में फूट डाल रही है। चुप रहो उर्वशी, मैं कोई फूट नहीं डाल रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। अरे चुप हो जाओ अंकिता, तुम तो एक नंबर की मनहूस लड़की हो। ना जाने क्यों मेरी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गई हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और अब बस इज्जत के खातिर मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है, वरना मैं तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। आज तो तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर लिया, लेकिन अगर आइंदा से ये दोहराया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर मोहित, अंकिता आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और उसे मोहित की बातों का बहुत बुरा लगता है और हमेशा की तरह वो घर के पास वाली नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। मोहित और मेरी शादी को कितना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं की। रोज मुझे कुछ ना कुछ वो दोनों सुनाते ही रहते हैं। पता नहीं कब तक सहूंगी मैं। और इतना कहकर अंकिता रोने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन, लो मोहित, मैं भी तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। अरे ओ मोहतरमा, तुम्हें कौन लेकर जा रहा है? वही तो भाभी, आप जाकर अपना काम करो। लेकिन मोहित, न्योता तो हम दोनों को साथ में आने के लिए दिया गया है ना, तो उस फंक्शन में मैं भी आऊंगी ना तुम्हारे साथ। नहीं, तुम मेरे साथ कहीं नहीं आने वाली, भले ही न्योता हम दोनों को आया हो। और तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा? क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहित? और नहीं तो क्या, अरे मैं किसी किराए की बीवी को उस फंक्शन में लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बस तुम्हें झेल रहा हूं, बाकी मुझसे कुछ और उम्मीद मत रखना। ना जाने माँ और पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी कराई थी तुमसे। तो परलोक चले गए और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ फंसा दिया। फिर एक बार मोहित की ये बातें सुनकर अंकिता अब रो पड़ती है और ये देखकर उर्वशी को बहुत खुशी मिलती है। इस नालायक औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
बड़ी आई मेरे भैया को मेरे कारनामों के बारे में बताने वाली। फिर उस दिन भी अंकिता नदी किनारे बैठनी चाहती है, लेकिन तभी वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा होता है। आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए इस जगह, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी जगह पर बहुत धूप है, इसीलिए यहाँ छाव में ही बैठे रहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। फिर अंकिता और निहार वही बैठे रहते हैं। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं करते, लेकिन फिर निहार बातचीत शुरू कर देता है। जी हाँ, 2 दिन पहले ही मैं पास वाली जगह में रहने आया हूँ, और जब भी मेरा मन भारी हो जाता है तो चला आता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी कुछ यही हाल है। यहाँ पर जैसी शांति मिलती है वैसी शांति कहीं और बिल्कुल नहीं मिलती। फिर उस दिन के बाद से निहार और अंकिता अक्सर एक दूसरे को नदी किनारे मिला करते हैं, और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर एक दिन मजे लेने के लिए उर्वशी एक चाल चलती है। ये सारी फाइल्स भैया की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, और अगर ये इस डस्टबिन में चली जाएगी तो भैया भाभी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोनों में तो ऐसी लड़ाई होगी कि बस मजा ही आ जाएगा। और वही होता है। मोहित जब बाद में अपनी जरूरी फाइल्स को कमरे के डस्टबिन में फेंका हुआ देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या अंकिता? ये सारी फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी और तुमने इन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। अरे कुछ तो शर्म करो। और कितना खून खोलोगी मेरा, पनौती कही की। बस करो मोहित, तुम हर बार मुझे कुछ भी कह देते हो और मैं चुपचाप सुनकर भी लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझ पर चिल्लाने का लाइसेंस मिल गया है। मैं नहीं जानती कि ये सारी फाइल्स डस्टबिन में कैसे चली गई, लेकिन ये बेशर्मों वाला काम मैंने नहीं किया है। अरे तो फिर ये फाइल्स खुद चलकर गई क्या डस्टबिन में? अरे अपनी बहन से भी पूछ लो ना, इस घर में वो भी रहती है, और ये करामत पक्का उसी की होगी, ताकि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। रुक जा, लगता है आज तेरी सारी होशियारी निकालनी ही पड़ेगी। फिर मोहित अंकिता को खूब मारता है, जिसके निशान उसके चेहरे पर पड़ जाते हैं, और वो वैसे ही नदी किनारे चली जाती है। और उसे देखकर निहार चौंक जाता है। अरे अंकिता जी, आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, वो अचानक से स्टूल से गिर गई और ये चोट लग गई। हे भगवान, जरा ध्यान से काम किया कीजिए ना। जी निहार जी, अगली बार से मैं जरूर ध्यान दूंगी। फिर अगले 2 से 3 दिनों में अंकिता के बदन पर निहार कहीं ना कहीं चोट देखता ही रहता है, और घर जाकर वो इस बारे में बहुत सोचता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। वो काफी उदास सी भी रहती है। खैर, चाहे जो भी हो, भगवान जी बस उन्हें खुश रखे, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तभी वहां पर निहार की बीवी सिमरन आ जाती है। कौन दिल की अच्छी है? और ये किस बुतनी के बारे में बात कर रहे हो तुम? कोई भी तो नहीं, बस एक सीरीज देखी मैंने आज, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब वो सब छोड़ो और मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने जाना है। क्या 5,000? हाँ तो सिर्फ 5,000 ही मांगे हैं मैंने, 5 लाख नहीं। जल्दी दे दो अब। पर सिमरन, अभी 15 दिन पहले ही तो तुम्हें मैंने इतनी सारी शॉपिंग करवाई थी, फिर अब ये 5,000 क्यों चाहिए तुम्हें? अरे मेरे बुद्धूपति, वो तो हमने जरूरी सामान लाया था ना, लेकिन अब मुझे नए गर्म कपड़े खरीदने हैं। ठंड आ रही है ना, इसीलिए। अब चलो, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है बाबा, ये लो, और शाम को जल्दी आना, साथ मिलकर खाना खाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे तो देर होगी आने में, तो मैं खाना बाहर ही खा लूंगी, तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। क्या? हाँ निहार,
चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय। सिमरन को बस पैसों का लालच होता है। वो दिखावा करने में और घूमने फिरने में ही उलझी रहती है और इसके चलते वो निहार के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालती। वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही खाना बनाती है और बाकी के दिन तो बस निहार ही खाना बनाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अंकिता और निहार दोनों एक दूसरे को अपना दर्द बांटने लगते हैं। क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो अंकिता जी? आपके पति आपको इतना मारते हैं और फिर भी आप उन्हीं के साथ रहती हो? नहीं नहीं, अभी की अभी आप मेरे साथ चलिए और अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। नहीं निहार जी, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं कब का कर लेती, लेकिन मैं मोहित के खिलाफ जा ही नहीं सकती क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, माना कि वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार भी उतना ही करते हैं। नहीं अंकिता जी, ये आपकी गलतफहमी है। इसे जानवरों की तरह पेश आने को आप प्यार कहती हो? अपनी आंखों पर चढ़ी प्यार की पट्टी हटाइए और मोहित को छोड़ दीजिए। आप अपने दम पर अकेली जी सकती हो और अकेले पड़ने से डरिए मत। और अगर आपको कुछ मदद लगेगी तो आपका ये दोस्त हाजिर है आपके लिए। शुक्रिया निहार जी, लेकिन वाकई में ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। आपको हमारी दोस्ती की कसम, और इस विषय को यही जाने दीजिए। लेकिन अंकिता जी। नहीं निहार जी, बस। निहार अब चुप हो जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, चलो ना सिमरन, आज हम दोनों नाटक देखने के लिए नाट्यगृह चलते हैं। मैंने तो हम दोनों के लिए टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या तुम? अरे तुम क्या कोई बाबा आदम के जमाने के हो क्या? आजकल ये नाट्यगृह में नाटक देखने कौन जाता है? मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ कहीं भी, क्योंकि तुम बड़े ही बोरिंग हो। अरे तुम तो अकेले ही जाओ, मैं तो अभी पार्लर जा रही हूँ। ठीक है सिमरन। फिर नाखुश निहार जब ये बात अंकिता को बताता है, तब वो उसके साथ नाट्यगृह चलती है और वो दोनों साथ में नाटक देखकर बहुत खुश होते हैं। और कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन वो दोनों अपना सारा दुख भूल जाते हैं। आज आपके साथ नाटक देखकर बहुत मजा आया। मुझे भी निहार जी। मैं जब भी आपके साथ होती हूँ ना, तो सारी चिंताओं को भूल जाती हूँ। शुक्रिया मेरे इतने अच्छे दोस्त होने के लिए। ओफो अंकिता जी, आप तो दिन में 50 बार शुक्रिया बोलती हो। अच्छा बाबा ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। अंकिता जी, आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमारे इस प्यार को हम क्या नाम दें? कोई नाम नहीं निहार जी। मतलब ये है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार ही काफी है, इसीलिए कुछ रिश्ते बेनाम ही सही होते हैं। फिर एक दिन अंकिता मोहित के फोन में किसी और लड़की के मैसेजेस पढ़ती है, जिसमें मोहित ने उस लड़की का नंबर जानू नाम से सेव किया होता है। इसका मतलब मोहित मुझे पहले से ही धोखा दे रहा है। छी, इससे और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। फिर एक दिन जब निहार अपना फोन घर पर भूल जाता है, तब सिमरन उसका पीछा करते करते पार्क तक पहुंच जाती है, जहां वो निहार और अंकिता की प्यार भरी बातें सुन लेती है और वो एकदम हैरान रह जाती है। ये तुमने क्या किया निहार? अरे शर्म नहीं आई क्या तुम दोनों को? शादीशुदा होने के बावजूद भी अफेयर करते हो। अरे तो फिर मैं और क्या करता? तुम्हें तो बस दिखावा करने से कोई फुर्सत नहीं मिलती। आज तक तुमने मेरे लिए कभी चैन से 2 मिनट भी निकाले हैं क्या? नहीं ना। और अब जब मैं दूसरी जगह पर प्यार ढूंढ चुका हूं, तब तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे चुप रहो तुम सिर्फ मेरे पति हो और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी के अभी खत्म करना होगा, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं इसके पति को बुलाऊंगी। फिर सिमरन झट से अंकिता के हाथ से फोन छीनकर उसके पति को फोन लगाकर वहां पर बुलाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है।
ये सब क्या है अंकिता? अरे तुम्हें मैं इतना नापसंद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी झेलता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाती हो। मोहित, वो मैं। देखो अंकिता, आज तुम्हें डरना नहीं है। अरे कब तक डरोगी इस आदमी से? अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा, इसीलिए इसका डर कर सामना करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। फिर मोहित गुस्से में अंकिता को मारने जाता है, लेकिन इस बार वो उसे रोक लेती है, और ये देखकर मोहित एकदम चौंक जाता है। तुमने मुझे रोका? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहूंगी, और साथ ही अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नहीं रहना मुझे तुम जैसे हैवान के साथ। बस अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए तुम मुझे झेल रहे हो ना, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा भी किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो अंकिता? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें तलाक ही नहीं दूंगा। तो तुम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? अरे तुम चाहे मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अब और रहना ही नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर ही रहूंगी। और तुम सिमरन, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, और अब से मैं अंकिता के साथ ही रहूंगा। इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या? और इस तरह अंत में निहार और अंकिता अपने दोनों पति पत्नी को छोड़कर बिना शादी के एक साथ रहने लगते हैं। निर्मला की बेटी अंजू बहुत ही आलसी और कामचोर होती है, और सबसे ज्यादा आलस उसे नहाने का आता है। एक सुबह, अरे यार, ब्रश करने के लिए भी मुझे जान पर आ रहा है। मैं तो आज भी नहीं नहाने वाली, जाने दो। अरे नालायक निर्लज्ज लड़की, थोड़ी सी तो लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? हर रोज यही कहती है कि मैं आज तो बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। अरे ठंड में तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में बिना नहाए तो कैसे रह सकती है? मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। यार मम्मी, मुझे नहाना किसी मेहनत वाले काम से कम नहीं लगता, इसीलिए वो करने में मुझे बहुत आलस आता है। अरे सुबह सुबह नहाने के लिए ताकत किस में रहती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नहाना, और मैं वापस सो रही हूँ। एक लाफा लगाऊंगी ना, तो सारा आलस एक झटके में ही चला जाएगा। अभी 2 हफ्तों में तेरी शादी होने वाली है, तब तू क्या करेगी? वहां ससुराल में भी बिना नहाए ही रहेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, मैं ससुराल में रोज नहाऊंगी, और मैं अच्छे से जानती हूँ जो सुख और आजादी मायके में होती है वो ससुराल में नहीं मिलती। इसीलिए आप टेंशन मत लो, मैं ससुराल में नहा लूंगी। लेकिन अब प्लीज मम्मी, लाइफ के ये 2 हफ्ते मुझे अच्छे से आराम करने दो। अरे निर्लज्ज लड़की, अभी तक तो तू बस आराम ही करती आ रही है, और कितना आराम करेगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। राम ही जाने क्या होगा इस बेवकूफ का। फिर 2 हफ्ते बाद अंजू की शादी साहिल नाम के एक लड़के से होती है, लेकिन शादी के बाद भी अंजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। निर्मला को लगता है कि अंजू अपने ससुराल जाकर सुधर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंजू ससुराल में भी बगैर नहाए ही रहती है। चलो फटाफट टाल्कम पाउडर और परफ्यूम लगा देती हूँ, ताकि मेरे ससुराल वालों को शक ना हो कि मैं नहाई नहीं हूँ। अंजू, गुड मॉर्निंग अंजू। अरे बाप रे, कहीं मेरे ये पगलेट पति ने मेरी बात तो नहीं सुन ली ना? अरे क्या हुआ अंजू? अचानक से मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब कुछ भी तो नहीं। अब मैं थोड़ी ना कोई पागल इंसान हूँ जो हर वक्त बस हंसती ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो माँ और प्रिया बाहर तुम्हारा नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। एक दिन जब अंजू मोहल्ले में पानी भरने जाती है, तभी एक काम करती हूँ
आज एक बाल्टी कम पानी भरती हो। माजी और प्रिया वैसे भी अब मंदिर गए हैं और उनके सामने मुझे अपने नहाने के पानी की बाल्टी तो भरनी ही पड़ती है। लेकिन जब वो अब घर में है ही नहीं तो मैं पानी ही नहीं भरूंगी और उन्हें क्या ही पता चलेगा कि मैं नहाई हूं कि नहीं। और कौन इस तपती धूप में इतनी लाइन में खड़ा रहेगा। फिर अंजू एक बाल्टी पानी कम भरती है। फिर एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही होती है तभी ना नहाने के कारण उसका गंदा पसीना टपकने लगता है और ये उसकी ननद प्रिया देख लेती है। हे भगवान, भाभी, ये आप किस तरीके का खाना बना रही हो? आपको दिख नहीं रहा क्या कि आपका गंदा पसीना सारा खाने में जा रहा है? शी! और नहीं तो क्या। पर बहू, तेरा पसीना इतना गंदा और मैला कैसे है? मानो तुम मिट्टी में खेल के आई है। हाँ, मैं जानती हूँ कि गर्मी है, लेकिन हमारा पसीना तो इतना गंदा कभी नहीं आता। ओफो माँ जी, आप भी ना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे थोड़ी देर पहले मैं छत की सफाई करने गई थी, इसीलिए धूल मिट्टी के कारण आपको ऐसा लग रहा है। माफ करना माँ जी, मुझे पहले हाथ पांव धो लेने चाहिए थे। अरे बेवकूफ लड़की, तो फिर इस बात का तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। ये सारी बातें भी तुझे बतानी पड़ती है क्या? नालायक कहीं की। अब ये दाल फेंक दे और जाकर पहले मुंह हाथ धो ले और उसके बाद वापस सारा खाना बना। क्या? वापस? हाँ, अब क्या हम तेरे घटिया पसीने से भरी हुई दाल खाए क्या? चल अब जल्दी से काम निपटा, बहुत भूख लगी है मुझे। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अरे यार, इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। फिर अंजू मुंह हाथ धोकर फिर से नई दाल बनाती है और अब गर्मी में न नहाने के कारण अंजू के बदन से बहुत गंदी बदबू आती रहती है। रात होने पर छी 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 छी, अरे अंजू, ये हमारे कमरे में चूहे मरने जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या पता साहिल, मुझे भी बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है इसे मेरे बदन की ही बदबू आ रही है। मुझे जल्दी जाकर परफ्यूम लगाना होगा, वरना अगर इसे पता चल गया कि यह जानलेवा बदबू मेरे बदन से आ रही है तब तो मेरी बैंड बज जाएगी। फिर अंजू फटाफट वॉशरूम में जाकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़कती है और उसके बाद ही वो बाहर आती है, जिसके बाद उसके बदन की बदबू चली जाती है। फिर एक रोज अंजू सज संवर कर बाहर शॉपिंग करने जा रही होती है। तभी, बताओ प्रिया, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत ही सुंदर भाभी, और ये ड्रेस भी आप पर बहुत जच रहा है। थैंक यू प्रिया। अरे ओ अंजू बहू, ये तेरे बाल इतने चिपचिपे क्यों लग रहे हैं? दिख तो तू बहुत सुंदर रही है, लेकिन अपने बालों का ये क्या हाल किया है तूने? हाँ भाभी, पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ, आपके बाल काफी चिपचिपे से रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि गर्मी के कारण बाल चिपचिपे होते हैं, लेकिन हमारे बाल तो इतने चिपचिपे कभी नहीं हुए। तो तेरे ही बाल इतने खराब क्यों लग रहे हैं? अरे माँ जी, मैंने वो सीरम लगाया था ना, इसीलिए ऐसे लग रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ प्रिया। अरे लेकिन ये सीरम बेरम लगाने की क्या जरूरत है? अच्छे से खाना खाओ और पियो, फिर सब एकदम मस्त रहेगा। ये आजकल का जमाना भी एकदम पागल है। हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और थी। माँ, दादी और नानियों की चंपी से ही आज तक मेरे बाल इतने घने और काले हैं। हाँ माँ जी, आपकी बात भी सही है। इस तरह से सीरम का बहाना देकर अंजू इस बार रमा और प्रिया का शक दूर कर देती है और रोज ना नहाने के कारण से वो रोजाना एक बाल्टी कम ही पानी भरती है और सबको यही लगता है कि अंजू रोज नहाती है। एक दिन जब प्रिया का शैम्पू खत्म हो जाता है तभी, अरे यार, इस शैम्पू को भी अभी खत्म होना था क्या? और मुझे बाहर जाकर नया शैम्पू लाने में बड़ा आलस आ रहा है। एक काम करती हूँ, अभी के लिए अंजू भाभी का शैम्पू यूज कर लेती हूँ।
हाँ, यही सही रहेगा। फिर प्रिया अंजू के बाथरूम में जाती है और तभी वहां का नया शैम्पू और नया साबुन देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या? ये शैम्पू की बोतल तो पूरी की पूरी भरी हुई है और ये साबुन की टिक्की भी एकदम नई की नई है। भाभी को यहाँ पर आए पूरा 1 महीना हो गया है और इन्होंने अभी तक इसे इस्तेमाल कैसे नहीं किया। तभी वहां पर अंजू आती है। अरे प्रिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे भाभी, वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया था ना, इसीलिए मैं आपके बाथरूम में चली आई। लेकिन यहाँ पर आकर तो मैंने ये देखा कि आपका शैम्पू और साबुन दोनों भी नया है। आपने इसे अभी तक इस्तेमाल कैसे नहीं किया? अरे वो ना, हाँ, वो मैं अपने मायके से पुराना शैम्पू और साबुन लेकर आई थी ना, इसीलिए। अब इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं तो मैं थोड़ी ना वहां पर उसे छोड़कर आती। वहां पर तो उसे कोई भी यूज नहीं करता और ये खत्म होने के बाद ही मैं इन्हें इस्तेमाल करने वाली थी, इसीलिए ये अभी तक नए के नए ही है। और शैम्पू और साबुन दोनों आज ही खत्म हुए हैं और कल से मैं इन दोनों को यूज करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी, और तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो कर लो प्रिया, लेकिन वापस लाकर यहीं पर रख देना, नहीं तो कल सुबह नहाते समय मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। फिर प्रिया वो शैम्पू लेकर चली जाती है। फिर एक दिन जब रमा को उसकी पड़ोसन सरिता मिलती है, तभी, अरे रमा बहन, बड़े दिनों बाद मिली हो। वैसे तुम्हारी बहू तो पहले पहले 3 बाल्टी पानी लेकर जाया करती थी, लेकिन अभी तो वो 2 ही बाल्टी लेकर जाती है और सिर्फ 2 बाल्टियों में ही वो कैसे नहा लेती है क्या पता। अरे नहीं नहीं सरिता बहन, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। अंजू बहू तो रोज 3 बाल्टी ही पानी भरकर लाती है। 1 बाल्टी पानी वो नहाने के लिए इस्तेमाल करती है। नहीं रमा बहन, मैं अंधी थोड़ी ना हूँ, मैं तो रोज देखती हूँ वो केवल 2 ही बाल्टियां लेकर जाती है। ये जानकर रमा हैरत में पड़ जाती है। फिर अगले दिन वो और प्रिया देखती है कि अंजू वाकई में 1 बाल्टी पानी कम भरती है और वो बिना नहाए ही तैयार हो रही है। वो दोनों लगातार 2 दिनों तक अंजू पर निगरानी रखती है और दोनों दिनों में अंजू बिना नहाए ही तैयार होती है और ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो नहाती ही नहीं है। शायद इसीलिए भाभी का शैम्पू और साबुन नया का नया ही था। हाँ, और इसीलिए इस पनौती चुड़ैल के बदन से गंदी बदबू और गंदा पसीना टपकता रहता है और साथ ही इसके बाल भी कितने खराब हो चुके हैं। फिर वो दोनों अंजू के पास चली जाती है। अरे बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या? इस घर की लक्ष्मी होकर भी तू बिना नहाए कैसे रह सकती है? अरे नहीं माँ जी, मैं तो रोज नहाती हूँ। चुप कीजिए भाभी, हमें सब पता चल चुका है। हाँ बहू, अब ये नाटक करना बंद कर दे। अरे नहीं माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे यहाँ इस शहर का पानी ही सूट नहीं करता। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया है, लेकिन मुझे तो रैशेस होने लगे थे और इतनी गर्मी में रैशेस कौन सहन करेगा माँ जी। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया, वरना ना नहाकर मुझे क्या मिलने वाला था। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। कुछ भी भाभी, पानी सूट नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बस आप बहाना दे रही हो। रुकिए, अभी मैं आपकी मम्मी को कॉल करती हूँ। फिर वो दोनों निर्मला को फोन करती है और ये सब सुनने के बाद निर्मला भी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बैल बुद्धि लड़की, तुझे मैंने 1000 बार समझाया था कि ससुराल में जाकर अपनी ये बुरी आदत छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। मायके में भी तुझे नहाने का आलस आता था और अब ससुराल में भी तू वही कर रही है। अरे मुझे लगा कि तू वहां पर जाकर तो सुधर चुकी होगी, लेकिन तू तो वहां पर कुछ और ही गुल खिला रही है। लेकिन निर्मला जी, अब बस बहुत हुआ। अरे हम ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाए नहीं रखेंगे
जो कभी नहाती ही ना हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और ना नहाने से घर में पनौती आती है। इसीलिए इसे हम आज ही निकाल रहे हैं और मेरे बेटे के लिए हम कोई और बहू देख लेंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसी भाभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छी, कितनी गंदी रहती है ये। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं कल से रोज नहाया करूंगी, वो भी बिना भूले। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ से मत निकालिए प्लीज माँ जी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं रोज नहाया करूंगी। फिर रमा अंजू को माफ करके अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देती है, जिसके बाद अंजू रोजाना नहाना शुरू करती है और किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। चंद्रिका अपने छोटे बेटे रजत और बड़े बेटे नवीन के साथ रहती है। नवीन और उसकी बीवी सरिता को एक छोटा बेटा भी होता है, जिसका नाम गोलू होता है। नवीन एक सरकारी नौकरी करता है, वही उसका छोटा भाई रजत एक कम तनख्वाह वाली कंपनी में काम करता है और उसकी हाल ही में मोना नाम की एक लड़की के साथ शादी हुई होती है। एक दिन नवीन अपने कमरे के लिए नया एसी लाता है। ये देखकर मोना और रजत को काफी जलन होने लगती है। माँ जी, देखिए ना, नवीन भाई साहब ने अपने और भाभी के कमरे के लिए बराबर एसी लेकर आए हैं, लेकिन आपके या हमारे बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो हमें भी गर्म होगा ना। और आपको तो हमसे ज्यादा गर्मी होती है माँ, और आपको वो सहन भी नहीं होती। हमारा ना सही, लेकिन कम से कम आपके बारे में तो भैया को सोचना चाहिए था। अरे ठीक है ना, उसमें क्या है। अब उसके पास उतने पैसे हैं, इसीलिए वो लेकर आया है। मेरा क्या है, इतने सालों से तो मैं ऐसी ही रह रही हूँ, तो आगे भी रह लूंगी। और अगर तुम्हें भी ऐसी चाहिए तो तुम भी अपने पैसे से लेकर आओ। अब आगे तुम्हारी मर्जी है बेटा। मोना की जेठानी सरिता वैसे तो अनपढ़ होती है, लेकिन वह स्वभाव से काफी अच्छी और एकदम सर्वगुण संपन्न बहू होती है। एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं, तभी वो सरिता के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है सरिता बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। इतनी अच्छी पाव भाजी तो मैंने आज तक नहीं खाई। सच में चंद्रिका, मानना पड़ेगा तेरी बहू को। तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है। वही दूसरी तरफ तेरे छोटे बहू का हाथ का हलवा, अरे वो तो एकदम फीका फीका सा लग रहा है। खैर देख छोटी बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहमानों की बातें सुनकर मोना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रसोई में जाकर सरिता से कहती है, भाभी, कभी तो मुझे भी मौका दे दिया करो। हर वक्त बस खुद ही अच्छा काम करके अपनी तारीफें बटोरती रहती हो। लेकिन मोना, मैंने तो बस हमेशा की तरह ही खाना बनाया है और मेहमानों को वो पसंद आ गया, इसीलिए उन्होंने मेरी तारीफ की। ओ प्लीज भाभी, ज्यादा भोली मत बनो, क्योंकि आप उतनी भोली नहीं हो। और हाँ, चाहे आपकी कोई कितनी भी तारीफें क्यों ना कर ले, आप मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक अनपढ़ हो अनपढ़, और मैं पढ़ी लिखी हूँ। इतना कहकर मोना वहां से चली जाती है और तभी चंद्रिका वहां पर आती है। इस मोना बहू की तो ऐसी की तैसी, इसे तो मैं अभी सुनाती हूँ। ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी जेठानी से? जाने दीजिए ना माँ जी, मोना मुझसे छोटी है और उसे भले ही बाहरी दुनियादारी और कामकाजी चीजों की समझ है, लेकिन रिश्तों की नहीं है। उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसीलिए आप जाने दीजिए। सरिता के कहने पर चंद्रिका मोना से कुछ भी नहीं कहती। फिर एक दिन अचानक से नवीन का एक्सीडेंट हो जाता है
और उसमें उसकी मौत हो जाती है। नवीन की मौत के बाद सरिता और उसके पूरे परिवार को बहुत दुख होता है। चला गया रे मेरा बेटा। नवीन, तू अपनी माँ को छोड़कर क्यों चला गया बेटा? अब मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी, संभालिए अपने आप को। नवीन के जाने के बाद सरिता तो मानो सदमे में ही जा चुकी थी और अब तो वो शांत शांत ही रहने लगती है। अब नवीन के जाने के बाद सरिता की पेंशन चालू हो जाती है, लेकिन नवीन का बैंक अकाउंट और बाकी की सारी चीजें रजत ही संभालता है और वो लोग सरिता को उसके पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते। रजत, अगर सरिता भाभी को उनकी पेंशन के बारे में पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं मोना, तुम खामखा चिंता कर रही हो। वो ठहरी जाहिल गवार, उन्हें तो पेंशन ये शब्द बोलने भी नहीं आता होगा। रजत और मोना अब चंद्रिका को सरिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। माँ जी, भाभी कब की गई है बाजार में सामान लेने, अभी तक वापस नहीं आई। परसों भी मेरी सहेली बता रही थी कि भाभी पार्क में किसी आदमी के साथ काफी समय तक बात कर रही थी। वैसे तो भाभी ऐसा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अब तो वो विधवा हो चुकी है, इसीलिए उन्हें ये सब शोभा नहीं देता माँ। और रही बात उनके इस बर्ताव की, तो एक औरत अकेली नहीं रह सकती। भैया के जाने के बाद कहीं वो किसी गलत दिशा में ना अपने कदम बढ़ा ले। हाँ रजत बेटा, मोना बहू, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अब सरिता बहू पर नजर रखा करूंगी। बहुत हुआ उसका, वो अब एक विधवा है और एक विधवा को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब चंद्रिका रजत और मोना के बहकावे में आकर धीरे धीरे सरिता के प्रति बुरा सोचने लगती है। माँ, भैया की पेंशन भी हम अपने पास ही रख लेते हैं। अगर सरिता भाभी को पता चला तो वो ना जाने इसका कैसे इस्तेमाल करेगी। हाँ माँ जी, इसमें मैं भी रजत के साथ हूँ। ठीक है बच्चों, तुम दोनों ही संभाल के रखो इस पेंशन को, वरना अगर ये पैसे उस कलमुही के हाथों लग गए तो ना जाने कैसे संभाल पाएगी वो, आखिर अनपढ़ जो ठहरी। अब रजत और मोना सरिता की पेंशन के पैसों पर ऐश करने लगते हैं। फिर एक दिन वो किसी जगह पर घूमने जा रहे होते हैं। तभी सरिता उनसे कहती है, अरे मोना, देवर जी, आप दोनों घूमने जा रहे हो, लेकिन पिछले महीने तो देवर जी ने कहा था कि इनके पास पैसों की समस्या हो गई है, और तो और अब कोई भी प्लान बनेगा तो वो सीधे 6 महीनों बाद ही बनेगा। हाँ तो कहा होगा उसने, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ना, उससे आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? अरे नहीं मोना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। देखो भाभी, वो समस्या थी, अब टल गई है और अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। अब आप टोकिए मत हमें और जाने दीजिए। चलो मोना, ठीक से जाओ बच्चों। और तू नालायक, चल अंदर, बड़ी आई चपड़ चपड़ करने वाली। जाकर घर के सारे काम निपटा। यहाँ वकीलों की तरह सवाल पे सवाल करे जा रही है। लेकिन माँ जी, मैं तो बस वो। अरे मैंने कहा ना, जा अंदर। एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? दूसरों के हाव भाव देखने से पहले खुद के देख। शाम को इतनी देर तक कहाँ गुल खिलाने जाती है तू? और हाँ, ये सजना सवरना भी बंद कर दे। तू मेरे नवीन की विधवा है, समझी कि नहीं? माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? आप पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? क्योंकि नवीन के जाने के बाद तुझमें जो भी बदलाव आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसीलिए मेरा ऐसा बर्ताव करना जायज है। बेशर्म कही की। घर में अब धीरे धीरे सरिता की इज्जत कम होने लगती है। चंद्रिका, रजत और मोना तो मानो
उसे एक मुफ्त की नौकरानी की तरह ही ट्रीट करते हैं। वो लोग अपने लिए बराबर सरिता के पेंशन के पैसे उड़ाते रहते हैं, लेकिन जब सरिता को कोई जरूरत होती है तब उसे कोई पैसे ही नहीं देता। माँ जी, देवर जी, मुझे बहुत बुखार आया है। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा, वरना कहीं कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। अगले हफ्ते से गोलू की परीक्षा भी है। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? ओफो भाभी, हल्के सी बुखार के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भी? अरे मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। डॉक्टर के नाम पर पैसे लेकर ये कहीं और तफरी करने चली जाएगी। अरे तुझे तो बस पंछी की तरह उड़ने को आता है और कुछ नहीं। देखो भाभी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं मेडिकल से दवाई मंगवाता हूँ। लेकिन देवर जी, मुझे डॉक्टर जी से एक इंजेक्शन लेने दीजिए। उनके एक इंजेक्शन से ही मुझे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। नहीं मतलब नहीं, जा जाकर आराम कर। रजत दवाई मंगवा रहा है ना, फिर भी तुझे बाहर जाने की क्यों पड़ी है? ठीक है माँ जी, माफ कर दीजिए। इस तरह पति के जाने के बाद बेचारी सरिता के घर में जो भी कोई बची कुची इज्जत होती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर एक दिन सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई होती है। तभी उसे वहां पर उसकी एक पुरानी सहेली रेनू मिलती है। अरे रेनू, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद मिली। हाँ सरिता, मैं ठीक हूँ। तू बता, तेरे पति के देहांत की खबर सुनी थी मैंने, काफी बुरा लगा मुझे। हाँ रेनू, अब क्या करे, घड़ी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो कोई बता नहीं सकता। वो तो है सरिता, लेकिन घर पर सब कैसा है? तुझे तेरी पेंशन तो आती ही होगी ना? मतलब मेरी पेंशन? पेंशन तो बूढ़े लोगों को आती है ना रेनू। नहीं सरिता, तेरा पति एक सरकारी नौकरी में था, इसीलिए उसकी मौत के बाद तुझे पेंशन आनी चाहिए। नहीं रेनू, मुझे तो अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली। क्या? नहीं सरिता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुझे एक बार तेरा पति जहाँ पर काम करता था वहां जाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। रेनू के समझाने पर सरिता के दिमाग में अब पेंशन के बारे में ही चलने लगता है और वो तय करती है कि घर जाकर सबसे पेंशन के बारे में जरूर पूछेगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है कि चंद्रिका, मोना और रजत आपस में सरिता के पेंशन के बारे में ही बतिया रहे हैं। ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए यह नई साड़ी लाई है, और मोना तुम्हारे लिए यह गहने। अरे वाह रजत, क्या बात है, ये गहने तो बहुत ही सुंदर है। वो तो अच्छा है कि सरिता की पेंशन आती है, उसके चलते ही हम इन सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। तीनों की आपस में हो रही बातों को सुनकर सरिता समझ जाती है कि उन तीनों ने ही उसकी पेंशन का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो इसका मतलब आप तीनों ने ही मुझसे मेरे ही पेंशन की बात छुपाई। ये आप लोगों ने सही नहीं किया मेरे साथ। वो भाभी। चुप रहो मोना, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आप लोगों को क्या लगा मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे अपनी सहेली ने एक विधवा के पेंशन के बारे में बता दिया है और वही मैं सोचूं, घर में अचानक से इतना सारा खर्चा कैसे हो पा रहा है? आप तीनों मेरे और गोलू के हक के पैसे अपने अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ तो क्या हुआ उसमें? ये मेरे ही बेटे के मेहनत के पैसे हैं और तेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? गोलू को तो हम संभाल ही रहे हैं ना, और तेरा खर्चा उसे भी तो हम ही उठा रहे हैं। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। नहीं,
आप मेरा कोई खर्चा नहीं उठा रहे, बल्कि मेरे साथ नौकरों से भी बदतर पेश आ रहे हैं। आप लोगों ने तो मुझे एक काम वाली बाई समझ कर रखा है। जो मुंह में आता है वो बस बोलते ही जाते हो। और मुझे मेरे हक का पेंशन चाहिए, मतलब चाहिए। वो मेरे पति की कमाई है, मेरे बेटे के पिता की कमाई है। उनके इन मेहनत के पैसों से आप अपने ये फालतू के खर्चे नहीं कर सकते। समझ गए आप तीनों? इसीलिए अब से मैं अपना पेंशन लेकर ही रहूंगी। और अगर नहीं दिया तो क्या कर लोगी आप? हाँ, मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी और साथ ही इस घर के चिराग यानी मेरे बेटे गोलू को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। फिर मजे लेते बैठना पैसों की। आप तीनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे अनपढ़ होने का गलत फायदा उठाया है। गोलू को ले जाने की बात सुनकर चंद्रिका बहुत परेशान हो जाती है। ना ना बहू, ऐसा मत करना। गोलू तो मेरे नवीन की आखिरी निशानी है, उसका वो अंश है। उसे हमसे अलग मत कर बहू। हाँ भाभी, और कोर्ट कचहरी भी मत कीजिए। हम आपको आपकी पेंशन दे देंगे और हमें माफ कर दीजिए भाभी। हाँ भाभी, वरना हम फंस जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सरिता के बदले हुए रूप को देखकर घर के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसे उसके हक का पेंशन दे देते हैं, जिसके बाद वो उसी घर में अपने अधिकार के साथ रहने लगती है और उन पेंशन के पैसों से वो अपने बेटे गोलू का भविष्य संवारती है।